जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट 3 में फिजिक्स के 2023 का जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का, ठीक है। ये थर्ड पार्ट्स है, तो इसमें हम आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन संख्या जो है 10 से, ठीक है। 10 से हम जो है आगे की ओर कंटिन्यू रहेंगे, जहां तक हो सकता है वहां तक हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। मनोरंजन भी बीच में होता रहेगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलो भैया थोड़ा मनोरंजन से चालू करते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर वह हम संगीत गा रहे, ठीक है, संगीत गाते हैं। तो पुराना है, काफी पुराना है, तो उसको जो है थोड़ा गला भी बैठा है, लेकिन फिर भी हम संगीत गाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या। मरने के लिए ऐसा कोई दौर ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो भैया, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या, ठीक है। खंड दा का जो है क्वेश्चन संख्या 4 पढ़ते हैं, ठीक है। खंड दा के बात करते हैं सॉरी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे खंड दा के बारे में, ठीक है। खंड दा का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला कह रहा है चौथे का क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना भैया। तो यानी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है, और जो है कहाँ होगा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको समझते हैं। तो हम बेटा इसके बारे में तो फिलहाल नहीं दिया गया है, बोल रहा है नाभिकों का वर्गीकरण सिर्फ करना है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक जैसा कि केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि यानी जो उसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या अर्थात जैसे हमने सपोज किया कि हमने यहाँ पर लिख दिया कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। तो भैया समझते हैं, पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक की, ठीक है। परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होगी? यानी प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। अब परमाणु भार क्या होता है, इसको समझते हैं। तो बेटा परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु भार में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों, ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के अंतर को क्या कहते हैं? सॉरी, योग को, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। जैसे सपोज करते हैं इसका परमाणु क्रमांक है 16, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक है 16, तो परमाणु क्रमांक 16 परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो इसमें परमाणु क्रमांक तो 6 है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर परमाणु भार कितना है? 12 है। कितना है? परमाणु भार 12। ध्यान देना। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? मतलब 6 से 12 हुआ, कितने का अंतर? 6। अब 6 जब जोड़ेंगे अर्थात ये क्या हो गए? प्रोटॉन। 6 क्या हो गए? प्रोटॉन। और 6 क्या हो गए? न्यूट्रॉन। क्या हो गए? न्यूट्रॉन। तो यानी हमने क्या बताया? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे जो है बात करते हैं, ठीक है। तो
तो सबसे पहले नाविकों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। नाविकों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है? 3 रूपों में किया गया है, अर्थात समभारिक, समस्थानिक, ठीक है। सबसे पहले समस्थानिक की चर्चा करें, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। समन्यूट्रॉनिक, तो पहले हम बात कर लेते हैं समभारिक किसे कहते हैं। समभारिक यानी जिसमें परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसे समभारिक बोला जाता है, ठीक है। समभारिक, जैसे तुमने पढ़ा होगा बेटा यूरेनियम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। चलो भैया लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जो है प्रश्न संख्या 4 का नाविकों का वर्गीकरण, नाविकों का वर्गीकरण, नाविकों का वर्गीकरण, ठीक है, कर देते हैं। नाविकों का वर्गीकरण कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 समभारिक या समस्थानिक, पहले रखते हैं समस्थानिक, समस्थानिक। दूसरा होता है समभारिक, क्या, समभारिक, समभारिक। और तीसरा होता है समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। ध्यान देना बेटा, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो इन तीनों में अंतर क्या होता है? तो हम सीखे क्या, परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे यूरेनियम, एग्जाम्पल में क्या लिखना है? एग्जाम्पल में लिखना है यूरेनियम। तो यूरेनियम का कितना होता है? 92U 235। कितना होता है? 235। एक होता है 235 और एक होता है यूरेनियम 238। अब भैया इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो भैया परमाणु क्रमांक इनका क्या है? समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है। तो क्या परिभाषा हुई? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। अब आगे चलते हैं समभारिक। समभारिक भैया क्या होता है? समभारिक का मतलब समान, भारिक का मतलब भार, और समस्थानिक, स्थानिक का मतलब होता है क्रमांक। समस्थानिक भाषा से ही समझ सकते हो, समस्थानिक अर्थात समान स्थान रखने वाला, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। इसमें क्या होगा? समभारिक में क्या होगा? जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? समान हो, उसे समभारिक कहते हैं। बेटा नोट करते रहो। तो एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आर्गन, आर्गन कितना होता है? परमाणु क्रमांक 18 होता है, लेकिन परमाणु भार लगभग कितना होता है? 40 होता है आर्गन, ठीक है। उसके बाद होता है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और इसका परमाणु भार इतना होता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि इनका परमाणु क्रमांक क्या है? इसका 18 है, इसका 20 है, इसका परमाणु भार 40 है, इसका भी परमाणु भार 40 है। अर्थात एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या? जिनका सबसे पहले परिभाषा की ओर चलते हैं। सॉरी, जिनका परमाणु क्रमांक, ध्यान देना बेटा, जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार समान हो तो उसे समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद समन्यूट्रॉनिक की बात करते लेते हैं। तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिन परमाणुओं में या जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन। तो समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक से हमें कोई मतलब नहीं, परमाणु भार से भी हमें कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन से मतलब है। तो क्या होगा? जिन तत्वों का न्यूट्रॉनों की संख्या या जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसा कि तुमने देखा होगा सोडियम, क्या बेटा? सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 और परमाणु भार कितना होता है? 11 का 2 गुना करो 1 जोड़ दो, तो 11 दूना 22, 22 से 23 होता है।
इसके बाद अगला तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। 12 का 2 गुना करो, चूंकि सम है ना, तो 12 का 2 गुना करो, 12 दूने 24। अब देखो इनका निकालना कैसे है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भैया, हमने क्या बताया? सोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोडियम। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार दुगुना करो, 11 दूना 22, 22 एक 23, यानी 23 होगा। और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 12 दूना 24। ध्यान देना बेटा, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे समान है। जैसे हमने बेटा सपोज करते हैं, हमने 23 में जो है 11 घटा दिया। क्या बेटा? 23 में 11 घटाया तो कितना आया? तो जो है 3 में 2 आएगा, इसके बाद 1 में घटाएंगे यानी 12 आएगा। ध्यान देना बेटा, इसका आया कितना? 12। अंतर कितना है? 12। इसमें देखो तो यानी 24 में 12 घटाते हैं बेटा, कितना आएगा? 12 आएगा। अर्थात इन दोनों तत्वों के क्या यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है बेटा? समान है। इन दोनों तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। यहां तक बेटा नोट कर लेना, ठीक है? तो यहां तक नोट कर लेना और कॉपी पेन लेकर ही बैठो, क्योंकि एग्जाम टाइम है, चूंकि बात वही पढ़ रही है। यदि यार इस समय नहीं पढ़ाई की तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इतना नोट कर लो बेटा, उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तो देखते हैं भैया, देखो आगे तब तक हम जो है, चलो भैया अगला क्वेश्चन, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, क्वेश्चन संख्या जो खा है नॉर गेट, ठीक है? नॉर गेट क्या है इसे, तो इससे कोई मतलब नहीं भाई, इसको छोड़ दो, ये सिलेबस से हट गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर। उसके बाद V इज इक्वल टू 28 साइन 628t माइनस π/6 वोल्ट, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहां से अब देखो कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्या कह रहा है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, आवर्त काल ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करनी है, वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात करना है, ठीक है? तो इसको जो है हम जो है देखते हैं बेटा, यहाँ रब कर देते हैं। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया था कि नहीं आया था? पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो सबको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो वीडियो को जो है बैक करके देख लेना, ठीक है? पुनः हमारे भाषा एक एक बातों का ध्यान रखना, ठीक है? चलो भाई, जो है क्वेश्चन लिखा है I बराबर, समीकरण क्या लिखा है? तो यहाँ पर जो है कौन है? 4 का ग नंबर। कौन सा? 4 का ग नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर I बराबर लिखा है, कितना लिखा है? 3.5 साइन 628 t प्लस π/6 और इतना मात्रक इसका क्या है? एम्पियर। क्या? एम्पियर। इसके बाद कॉमा लगा है, इसके बाद V बराबर लिखा है 28 साइन 628 t माइनस π/6। मात्रक इसका क्या है भैया? मात्रक है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत बेटा, समझ लेना बात। अब इसकी तुलना हम कराते हैं, इसकी तुलना कराते हैं किससे भैया? तो हमें पता है कि तुलना I बराबर I डैश साइन ओमेगा t प्लस ∅1 एम्पियर तथा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t प्लस ∅2 वोल्ट। ∅2 वोल्ट, V लिख देते हैं वोल्ट में, ठीक है? अब देखो इसमें तुलना कराते हैं बेटा, तो I का मान कितना आएगा? तो यहाँ पर I बराबर कितना आएगा भैया? तो I का मान तो वही है ना। I नॉट का मान कितना आएगा? तो I नॉट का मान आएगा 3.5। कितना आएगा? 3.5, ठीक है? उसके बाद ओमेगा का मान कितना आएगा? 628। ओमेगा का मान 628, ठीक है? इसके बाद ∅1 का मान कितना आएगा? तो ∅1 का मान π/6 आएगा, ठीक है?
अब इसके बाद देखो और यानी मान जो है निकालेंगे तो इसके आगे नीचे लिख लेना, चूंकि जो है जगह की कमी है। तो V नॉट का मान कितना है, तो यहाँ पर 28 है। कितना है, 28 है। ठीक है, सॉरी भगवान जुकाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V नॉट का मान हो जाएगा 28 और यहाँ पर ओमेगा का मान तो वही सेम रहेगा भैया, ओमेगा तो वही रहेगा। φ2 का मान कितना हो जाएगा, φ2 को हो जाएगा -π/6। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो पहला नंबर क्या कह रहा है, तो पहला नंबर हम पढ़ देते हैं। पहला नंबर कह रहा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। क्या नंबर, फर्स्ट नंबर बोला है धारा का वर्ग, धारा का वर्ग मूल मान, धारा का वर्ग मूल मान क्या है। ठीक है, तो इसके लिए जो है व्यंजक क्या होता है सबको पता है। व्यंजक किसको किसको पता है कि क्या होता है। चाय ठंडी हो गई भैया, क्या होता है बताओ भैया, किसको किसको पता है। तो इसके लिए होता है I बराबर I नॉट अपॉन अंडर रूट। क्या होता है, I बराबर अंडर रूट 2। I RM लिख सकते हो, RM, ठीक है, MS RMS लिख सकते हो, लिखना हो तो, नहीं तो R ही रहे, I ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है I नॉट का मान कितना निकाला है, 3.5। अब देखो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, तो सभी को पता है कितना होता है भैया। किसको किसको अंडर रूट 2 का मान जो है याद है, कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो कितना होता है। किसी को याद है, नहीं लगता किसी को याद होगा, 1.414। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाते हैं, क्योंकि 3 अंक है ना, दशमलव से दशमलव उड़ा देते हैं। अब देखो भैया यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है ना 3500 बटे 1414। ठीक है, अब इसमें भाग कराते हैं, 14 भाग करा देते हैं 3500। ठीक है, अब देखो कितने टाइम जाएगा भैया, 14 दूनी 28, 14 3 42, ज्यादा हो जाएगा 2 बार देखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ कितना 9 बचा, 9 में 2 घटाओ, ये कितना आएगा 7 आएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 14, 14 में 8 घटाओ बेटा, कितना आएगा 6 आएगा। इसके बाद यहाँ तो 0 हो गया, तो इतना आया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। अब देखो कितनी बार जाएगा, 14 का पारा पढ़ते हैं, 14 14 28, 14 3 42, 14 चौको 56, 14 चौको 5 है, 14 चौको 56, 5 70 ज्यादा हो रहा है, 14 चौको 56 5। तो यहाँ पर 4 चौको 16, 4 1 कम 4, 4 1 5। ठीक है, एक एक समझना, 4 1 4 चौको 16, 4 1 कम 4, एक हासिल का था 5 हमने कर दिया। इसके बाद 4 चौको 16, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 1, 4 1 5। घटाओ भैया कितना आएगा, तो आएगा यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पर बचा कि 11, इससे हासिल किया तो 11 बचा, 11 में जो है 5 घटाते हैं कितना आएगा 6 आएगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जब घटाते हैं 1 आता है। ठीक है, अब ये कितने बार लगभग जाएगा, तो 14 का पारा पढ़ते हैं, तो 0.10 ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार 8 बार देख लेते हैं। 14 चौको 56, 4 5 70, 14 6 84, 64 98, तो लगभग इतना आएगा। तो हम यहीं पर ऐसे लिख देते हैं, 8 आएगा या 2, तो लगभग इसका डिवाइड करा देगा, दशमलव के 2 अंक तक हमने निकाल दिया इस प्रकार से। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा भैया, इसका यूनिट होगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर, क्योंकि धारा निकाल रहे हैं ना, तो एम्पियर। इतना भैया फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया सभी को, फर्स्ट नंबर सबको क्लियर हो गया। अब देखो आगे निकालते हैं आवर्तकाल। क्या निकालते हैं, सेकंड नंबर में कह रहा है आवर्तकाल। क्या, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T =
2 पाई अपान ओमेगा। तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। जब उससे निकालेंगे 3.14 बटे यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है बेटा 628। भैया ध्यान देना, यहाँ यदि दशमलव हटाएंगे, ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, यानी इसका पाड़ा पढ़ते हैं तो ये 2 बार में चला जाएगा। इसका पाड़ा पढ़ते हैं कितनी बार भैया, तो 314 एकम 14, 314 दुनाई 628, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पर ऊपर क्या बचा 2 बटे 200, भैया इससे काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना बचा है 10 के घाते, यानी 10 के घाते 2 नहीं लिख सकते या 100 लिख देते हैं, तो ये 10 के घाते कितना हो जाएगा 2। अब देखो 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के पावर -2 सेकेंड, क्योंकि आवर्त काल का मात्रक क्या होता है सेकेंड के पावर -2। ठीक है, तो इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर ये कह रहा है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। क्या, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, ठीक है। धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर का फार्मूला होता है, हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। क्या होता है φ1 माइनस φ2। तो यहाँ पर φ1 का मान हमने जैसा कि निकाला है कितना π/6, अब माइनस φ2 का मान माइनस का π/6 है, तो रख देते हैं बेटा। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या, φ1 का मान कितना है π/6 रख देते हैं, माइनस φ2 का मान कितना है, तो माइनस का π/6 है बेटा, कितना है π/6, ध्यान देना बेटा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा भैया, तो फाई इज इक्वल टू, इसमें भैया क्या लिख सकते हैं π/6, माइनस क्या हो जाएगा प्लस π/6, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो पाई क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, काटो भैया, 2 का पारा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर π/3 आ गया, अर्थात ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है, यानी तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है, तो देखते हैं भैया। तो सबसे पहले इसके हम 4 गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 4 गुण में से जैसे कि हमने लिखा है, गामा किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। पहली बात समझ लो, गामा किरणें क्या यानी गैसों को आयनित कर देती है। दूसरा, गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, सही है। इसके बाद गामा किरणों की विभेदन क्षमता अधिक होती है, इनकी विभेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, अर्थात इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है बहुत कम होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है कि पराबैंगनी किरणों और गामा किरणों में किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। भैया हमें पता है पराबैंगनी किरण की जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है, लेकिन गामा किरण की कम होती है, ठीक है, गामा किरण की कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो इसके लिए हम थोड़ा जो है कुछ लोगों को समझा दें कि कैसे क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक व्यंजक बनाया या इसका लिए फार्मूला बनाया है, क्या, गए सूत्र क्या है, गए पद असुर, क्या पद असुर, गए पद असुर। तो भाई गा का मतलब गामा, गा का मतलब क्या होगा गामा किरण, ए का मतलब एक्स किरण, क्या एक्स, ऐसे लिखते हैं एक्स किरण। पा का मतलब पराबैंगनी किरण, बैंगनी किरण, गए पदार्थ,
दा का मतलब दृश्य, दृश्य तरंग या दृश्य किरण भी लिख सकते हो। आ का मतलब अवरक्त, अवरक्त किरण। सु का मतलब सूक्ष्म तरंग या सूक्ष्म किरण, सूक्ष्म तरंग लिख देते हैं, सूक्ष्म तरंग। र का मतलब रेडियो तरंग, क्या रेडियो तरंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन सब के बारे में स्टडी करना है। अर्थात कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों एग्जाम में पहले से इसको जो है रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमने लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा था किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, सबसे कम तो हमने बताया गामा की। तो ये बढ़ते क्रम में होंगे, क्या भैया, बढ़ते क्रम में। सही, यदि एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो रेडियो तरंग की। किसकी सबसे ज्यादा, रेडियो तरंग, सबसे कम गामा की तरंग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ये तरंग दैर्ध्य बढ़ते क्रम में है, तरंग दैर्ध्य का ये बढ़ता क्रम है, क्या बढ़ता हुआ क्रम है। तो इस प्रकार से बेटा जो है सॉल्व कर लेना। अब जो है इसको हम रफ कर देते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसा कि अगला क्वेश्चन जो है इसको रफ करने के बाद जो है थोड़ा जो शॉर्ट में देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट है। ये जो अंगा नंबर है क्वेश्चन जो है ये हटा दिया गया है, ठीक है। क्या है, चुंबकीय यमोन्तर में 30 डिग्री के, ये तो भैया से कोई मतलब नहीं, इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। यदि नई क्वेश्चन बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह पर दूसरा कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है। तो उस पर जो है फालतू में ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला चलते हैं 5वें का नंबर, ठीक है। क्राउन कांच से समअवतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.65 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम जो है इसको ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो है पहला क्वेश्चन है 5वें का नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5वें का क्राउन कांच कह रहा है बेटा, हम यहाँ पर और जो है बना लेते हैं, इस प्रकार का कोई चित्र बना लेते हैं। ध्यान देना बेटा, एक एक बात को समझना बिल्कुल ध्यान से, आ जाएगा। है कुछ नहीं सवाल में, सिर्फ भ्रमित करने के लिए ये हमने क्या बनाया, उत्तल लेंस बनाया। अब देखो इस पर हमने प्रकाश की यानी केंद्र से प्रकाश की किरण डाली। अब बेटा हमें एक बात बता दो कि इस दिशा में जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। तो भैया यहाँ पर यदि हमने सपोज किया, सपोज कर लेते हैं इसे हम यदि एफ ऐसा करते हैं, इसे हम मान लेते हैं क्या, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम कर लेते हैं। तो इसे हम R2 मान लेते हैं। इसे देखो ध्यान देना, इसे R1 मान लिया और इसे R2 मान लिया। अब देखो इधर की ओर जितनी भी दूरियां ले लेते हैं ये माइनस में होती हैं, इधर की ओर जितनी भी दूरी लोगे ये लगभग कितने हैं, R के बराबर। हम कल्पना करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो लेंस की क्षमता यानी P का मान, देखो इनकी त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। अर्थात इस यानी इस साइड की जो ये केंद्र बिंदु है हमने मान लिया P या O मान लो, जो भी मानना, ठीक है। तो त्रिज्याएं ज्ञात करनी है यानी R1 R2 के मान ज्ञात करने हैं। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, वो ध्यान देना, है कुछ नहीं सवाल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P का मान, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। P बराबर कितना दिया है, -2.5 डायोप्टर इतना दिया है, ठीक है। उसके बाद n का मान दिया है, n का मान 1.65, ठीक है, इतना दिया है। अब देखो चूंकि हमें सूत्र पता है, उत्तल या अवतल पृष्ठ के लिए सेम सूत्र होता है। क्या होता है बेटा, तो सूत्र क्या होता है भैया, तो सूत्र हमें पता है सभी लोगों को कि हमने बताया था 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 इंटू 1/r1 -1/r2
R2। ये बहुत ध्यान से सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब इसके अलावा एक और हमने सूत्र पढ़ा है, चूंकि हमने एक सूत्र पढ़ा है P बराबर 1/f। ये भैया हमने बताया था, ये किसके लिए लागू होता है? मीटर के लिए। ये किसके लिए लागू होता है? मीटर के लिए। वो बात अलग की है, सेंटीमीटर के लिए P बराबर सूत्र होता है 100/f। ये सेंटीमीटर के लिए लागू होता है। किसके लिए? सेंटीमीटर के लिए लागू। तो भैया इसका यूज नहीं करना, हम इसी का यूज करेंगे, क्योंकि हमें कोई निश्चित पता नहीं कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में। यहाँ पर हमें विशेष ये ध्यान देना, जितना भी P का मान निकलेगा, अर्थात जब भी हम इनका मान निकालेंगे तो वो किस में निकलेगा? मीटर में। अब भले ही उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, वो बात अलग की है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। इसकी जगह पर हम क्या P नहीं लिख सकते, तो लिख देते हैं P बराबर कितना हो जाएगा? n-1 1/r। ध्यान देना बेटा, ये जो R1 का मान कितना है? माइनस का R, माइनस R2 का मान कितना है बेटा? R है, प्लस का वो भी। ठीक, कोई दिक्कत? अब मान रख देते हैं। P का मान है कितना बेटा? P का मान है 2.5 इक्वल टू n का मान कितना है? 1-65 सॉरी। इसके बाद देखो भैया, इसे हम जो है क्या लिख सकते हैं? 1/r माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं? 1/r। हमने ऊपर रख दिया है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान देना, 1.5 इज इक्वल टू, सॉरी 1 नहीं लिखा ना यहाँ पर। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, यानी 1 भैया ध्यान देना, जो लोगों को बिल्कुल नहीं आता उनको लिए हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है 1.65, इसमें 1 घटाना है, तो 1 घटाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाता है, ये याद रखना। 5 आएगा, 6 आएगा, ये 0 हो जाएगा, अर्थात कितना आएगा? 0.65। कितना आएगा? 0.65। अब भैया इनका एलसीएम लो तो R आएगा, तो ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर जब समान होते हैं तो अंश जुड़ या घट जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों माइनस में, इसका से माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दें बेटा, ये माइनस का R है, ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का 2 है, और ये दोनों पक्षों से हमने माइनस माइनस क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट होगा इसलिए लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो हम लिख देते हैं 2.5 बराबर, ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं, माइनस में प्लस हो गया, 2 इंटू 0.65 बटे R। ध्यान देना बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? यहाँ तक सबको बात यदि क्लियर हो गई हो तो हम आगे चलते हैं भैया। यहाँ तक सबको क्लियर है बिल्कुल बात? ठीक है, अब देखो भैया, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, इसका इसके साथ में कराते हैं और इन दोनों का गुणा करा देते हैं, क्योंकि इसके बटे में 1 है। अब कराते हैं भैया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2.5 अर्थात 2.5 R बराबर, इसमें गुणा कराओ तो 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 12 13, यानी कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और 5 दूना 10, पीछे से करते, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 12 13, कितने आएगा? 2 अंकों के बाद यहाँ पर लिख देते हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा? 1.30 बटे 2.5। देखो दशमलव तभी हम हटा सकते हैं जब ये पीछे के दोनों अंक सेम हो, अर्थात हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब इन दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमें भाग देना पड़ेगा किसमें? 13 में भाग देना पड़ेगा 25 का। भाग कराओ भैया, कितना आएगा? तो यहाँ पर करा लेते हैं, 25 का भाग 13 में कराते हैं, कितने में? 13 में। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब कितना हो गया? 130 हो गया। अब 25 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़े कि जो है 130 से ज्यादा ना जाए, तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, तो 125 घटाओ भैया, यहाँ 5 आया, 10 इससे हासिल लिया तो 10 हो गया, 10 में 5 आया। अब यहाँ पर 0 हो गया, अब देखो 1 0 ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो गए भैया। अर्थात आएगा कितना? 0.52। अब हमने शुरू में यही बताया था मीटर के लिए यूज करना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? मीटर यूज करना है। क्या? मीटर, अर्थात R इज इक्वल कितना निकला? ये मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितने का गुणा कराना पड़ेगा? कितने का? 100 का। तो पता है, तो 0.52 गुणे 100 गुणा कराते हैं भैया। यहाँ दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव कितने अंक के बाद? 3, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद है तो 2 0 बढ़ा काट देते हैं, तो कितना है? 52 सेंटीमीटर। कितना है? 52 सेंटीमीटर।
अर्थात R का मान जो आया वो 52 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर हमें पता है R1 बराबर R1 इज इक्वल टू माइनस का R, तो अर्थात R1 कितना आएगा, R1 बराबर माइनस का यही 52 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो R2 का मान कितना है, R के बराबर है, तो R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर, ये प्लस में आएगा कितने सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया दोनों की हमने त्रिज्याएं ज्ञात कर ली। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मोंकी चौकी मोंकी खोंकी मोंकी खोंकी। चलो भाई देखो भैया क्या है, तो ये देखो 5वें का ख नंबर ट्रांजिस्टर क्या है, तो इसके बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये कोर्स से हट चुका है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है नंबर का श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादीय आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो हमें सूत्र का निगमन करना है, सबसे पहले हमें चित्र बनाना है LCR परिपथ। ठीक है, LCR परिपथ, तो LCR L C R परिपथ, LCR और परिपथ, ये हो गया पूरा चित्र LCR परिपथ। ठीक है, ये हमारा LCR परिपथ का जो है हमने चित्र बना दिया। इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो भैया इसमें हमें इसका जो है व्यंजक सत्यापित करना है। इसका व्यंजक क्या होगा, तो LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा, इसके लिए प्रतिबाधा, तो ये होता है XL इज इक्वल टू LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है। क्या होता है, ओमेगा L बराबर इसका क्या होता है, तो 1/ओमेगा C। क्या होता है, 1/ओमेगा C। अब भैया देखो ध्यान देना, ओमेगा ओमेगा इन दोनों को, ओमेगा को एक पक्ष में ले जाते हैं, इसको बटे में ले जाते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/LC, इसको इधर भेज दिया। अब देखो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1/LC। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2πf, क्या होता है 2πf, या FR भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, FR लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओमेगा के स्थान पर क्या लिखना है, 2πf r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। स्क्वायर वर्गमूल कराते हैं, तो दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल करा देते हैं दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर ये हट जाएगा और यहाँ रूट लग जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 2πfr इज इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। पूरे में अंडर रूट लगाएंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, FR का मान ज्ञात करना है, तो FR इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 1/2π√LC। तो भैया यही हमें सत्यापित करना था। क्या भैया, यही सत्यापित करना था, हमने इस प्रकार से सत्यापित किया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना है ले सकते हो। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, जैसा कि कह रहा है बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल हमें समझाना है, ये 3 नंबर का है, लेकिन है काफी लंबा क्वेश्चन। ठीक है, तो बोहर का परमाणु मॉडल समझते हैं। अब बेटा ये देखो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था अल्फा कण प्रकीर्णन, उसी में जो कमियां थी, कमियों को स्पष्ट बोहर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इनके अनुसार जो परिकल्पनाएं हैं वो 3 है।
जैसा कि हमने 2 यहाँ पर लिख दी है, तीसरी बाद में फिर लिख देंगे। तो हम पहले समझते हैं बोहर का परमाणु मॉडल क्या है। तो बोहर के अनुसार निम्न परिकल्पनाएं हैं, जिसमें से पहली परिकल्पना है कि इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये तो बात सबको क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षा में, क्योंकि नाभिक जो होता है यानी परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा उन्हें आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है अभिकेंद्री बल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक, यहाँ पर भैया ये नाभिक है और नाभिक के जो बाहरी कक्षा होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनके मध्य जो बल लगता है, ठीक है, इन दोनों के मध्य भैया बल लगता है। बात ये पड़ रही इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से जो है अलग नहीं कर सकते हो, नाभिक से इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से अलग नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाभिकों के मध्य लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो हमने एक व्यंजक दिया है F = mv/r। ठीक है, यानी बल के लिए हमने सूत्र बताया है F = mv²/r। m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति या इलेक्ट्रॉनों की चाल, r क्या है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल के लिए फार्मूला होता है F = 1/4πε0 ZE अपान क्या हो जाएगा, Z²। अब देखो यहां समझते हैं भैया, यदि हमने सपोज किया कोई भी यहाँ पर केंद्र पर क्या है, केंद्र पर हमने सपोज किया ZE है और यहाँ पर इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो कितना होगा, ZE F के बराबर होगा। तो यहाँ जब प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ जोड़ा गया है। ठीक है, ZEE अपान R²। तो R क्या है भैया, यानी ZE केंद्र पर जो नाभिक जो होता है, नाभिक पर क्या है, आवेश। जैसे तुमने चैप्टर में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में कूलाम का नियम F = 1/4πε0 Q0/r², पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पर ZE है, ZE कहाँ पर होता है, केंद्र पर, और E क्या होता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। R क्या है, बीच की दूरी, इसी का R² कर दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो हमने इसको पहले लिख दिया mv²/r बराबर। अब देखो यहाँ पर ऐसा कह सकते हो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो f का मान जब रखेंगे mv²/r = z। अब देखो E था, हमने यहाँ पर E² लिख दिया, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हमने पहली परिकल्पना को पूर्ण किया, पहली परिकल्पना हमारी पूर्ण हुई। दूसरी परिकल्पना क्या थी, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर, नाभिकों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिकों के चारों ओर केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ कर लेना। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π पूर्ण गुणज के रूप में हो, अर्थात कोणीय वेग L = NH/2π। ये हमने समीकरण 1 दे दिया, जहां n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, XYZ। ठीक है, इसके बाद कोणीय संवेग का दूसरा फार्मूला होता है L = mvr। ठीक है, mvr अर्थात vr क्या है, वेग है। ठीक है, वेग है, क्या है, वेग है किसका, इलेक्ट्रॉनों का वेग। ठीक है, नाभिकों के बीच जो भी वेग जिस वेग से गति करते हैं तो वेग है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से जब तुलना कराया तो हमने लेफ्ट हैंड साइड चूंकि दोनों के बराबर है, तो NH/2π हमने रख दिया = m
वी आर। ये हमारी द्वितीय परिकल्पनाएं यानी दो परिकल्पनाएं हो गई। यदि इनको समझाएंगे तो समय ज्यादा लगता, यदि वैसे समझाते तो जो है लिख भी नहीं पाते, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेना हो सभी लोग ले सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी परिकल्पना पर देखते हैं। तो क्या है तृतीय परिकल्पना? जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में संक्रमण करते हैं, संक्रमण का मतलब जाते हैं, ठीक है, तो फोटान के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा जो कि N1 है दूसरी कक्षा N2 में संक्रमण करे, तब क्या होगा? तब होगा E इज इक्वल टू EN1 माइनस EN2। देखो भैया EN1 क्या है? E तो भैया हमें पता है ऊर्जा है, N क्या है? तो ये प्रथम कक्षा है। क्या है? प्रथम कक्षा। तो हमने लिखा है NV कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, Ne क्या है? ऊर्जा। N क्या है? N2 यानी दूसरी कक्षा में। तो N2V कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। इसी में जो है कह रहा है अगला क्वेश्चन अथवा में कह रहा है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है? हमें तो ये लग रहा है अथवा में आया है तो इसके स्थान पर यहाँ पर न्यूमेरिकल ही कर लेना सबसे बढ़िया रहेगा। तो अथवा में क्या है भैया, इसको भी हम देख लेते हैं। अथवा में है तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी E का मान कितना दिया है? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग को J से प्रदर्शित करते हैं, तो J का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके इन दोनों में संबंध क्या होता है? तो इन दोनों में संबंध जो होता है क्या होता है? सूत्र होता है E बराबर क्या होता है? तो पहले हमें N का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है J वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हमें पता है कि यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान N स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर E का मान हम जो है रख देते हैं। तो E का मान हमें पता है इतना है, रख दो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान N स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे भैया माइनस का रहता है, माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर N स्क्वायर दोनों का गुणा करा देते हैं। तो इन दोनों का गुणा कराते हैं कितना हो जाएगा? तो पहले हम लिख देते हैं 3.4 N स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6। ठीक है, 13.6। अब N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13.6 बटे 34, 3.4 सॉरी। अब देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब इसका पाड़ा पढ़ो, 4 चौक 16, 4 3 12 11, मतलब 34 से कम 34, 34 चौको 136। तो यहाँ पर अर्थात N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला? 4 बटे 1 लिखा। तो N इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 2। N इज इक्वल टू 2 निकला। इतनी बात क्लियर हुई सबको? इतनी बात सबको क्लियर हुई? यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो हमें यहाँ से देखो N का मान हमें ज्ञात, सॉरी यहाँ पर हमें J का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका संबंध होता है J इज इक्वल टू क्या होता है? NH अपान 2 पाई। अभी बताया था भैया, बताया था कि नहीं बताया था? इसके पहले वाले इसमें बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पर J होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है J इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जो है रख देते हैं सभी के मान। तो J N का मान कितना है? 2। प्लांक नियतांक तो सबको पता है कि प्लांक नियतांक यानी H का मान होता है 6.6 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो पूरा लिखते हैं, लिख दे पूरा जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। अब देखो यहाँ पर रखते हैं प्लांक नियतांक का मान 6.6 10 के पावर माइनस 34 बटे 2। अब हमें पता है पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो इसको निकालेंगे 3.14।
ध्यान देना बेटा, यहाँ पर यदि यार हमें दशमलव से दशमलव कैंसिल करना है तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना बेटा, तो j इज इक्वल टू यहाँ पर बचा कितना 600, कितना 660 गुणे 10 के पावर माइनस 34 बटे यहाँ पर 314 बचा। भाग करा भैया, तो कितनी बार जाएगा, तो भाग करा लेते हैं या पहले काट लेते हैं इसको, ठीक है 2 से काटते हैं, तो इसको काट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 आया, इसको काटते हैं 2 एकम 2, 0, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 2 एकम 2 और ये रुक जाओ, 2 एकम 2, एक बचा, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो 157 आया भैया। 3 से काट देते हैं, 3 से कटेगा क्या, और कितना ही कटेगा, तो हमें 157 का जो है 157 का भाग कराते हैं कितने 330 में, ये देखो 157 का भाग कराते हैं, कितने टाइम जाएगा, 15 दूनी 30, तो 2 बार जाएगा क्या, क्या शायद देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, उसके बाद 2 एकम 2, 2 एक 3, चला जाएगा, ठीक है। घटाते हैं भैया, 6 आएगा, यहाँ पर बचा 2, 2 में घटाओ 1 आएगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा ये लगभग 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो भैया और निकालना हो तो निकाल सकते हो, घटाओ 3 आएगा कितना आएगा 3 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे भैया, प्रक्रिया चलती रहेगी। तो j का मान इक्वल टू कितना आएगा, जब हमने भाग कराया तो कितना आया भैया, तो भाग कराया तो आया 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब देखो हमें क्या याद करना है, तो इसमें जो है j का मान, j अर्थात है क्या बेटा तो j है कोणीय संवेग, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड, ठीक है ठीक है। यानी हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में संबंध स्थापित करना है। जैसा कि हमने चित्र बनाया है, ये कोई प्रिज्म है जिस पर हमने पहली प्रकाश की किरण यानी P बिंदु से प्रकाश की किरण डाली, तो भैया जैसे ये प्रकाश की किरण बिंदु Q पर पहुंची, P से Q पर पहुंची, तो क्या हो गई, समानांतर हो गई, यानी इस प्रकार से यदि अगर ये पार्ट से हमें डिस्टर्ब ना करता तो प्रकाश की किरण किधर जाती, सीधे जाती, किधर जाती, सीधे जाती, लेकिन ये क्या हो गई, समानांतर हो गई। समानांतर होने के फलस्वरूप ये प्रकाश की किरण नीचे की ओर झुक गई, नीचे की ओर झुक गई। तो अविलंब से हमने पहले ही बताया था, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, तो ये अविलंब है, ठीक है, ये अविलंब है, इससे क्या होगी, दूर हटेगी, तो दूर हट रही है। देखो अब यहाँ से यदि हम एक लाइन की कल्पना करते हैं, तो पीछे एक हमने इसी से बैक लाइन खींच दी, जहां पर हमें बिंदु D पर यहाँ पर डेल्टा का यानी डेल्टा कोण प्राप्त हुआ, यहाँ पर जैसा कि बहुत छोटा सा है, यहाँ स्पेस हमने डेल्टा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो डेल्टा अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना है। उसके बाद हमने देखो एक अविलंब खींचा यहाँ से 90 डिग्री पर, ये एक अविलंब खींचा और n अविलंब खींचा और m एक अविलंब, ये भी 90 डिग्री के कोण पर खींचा, ठीक है। हमने इस बिंदु को I दे दिया, I कोण, और इसको दे दिया R कोण, इसको R डैश कोण दे दिया और इसे I डैश कोण दे दिया, ठीक है। अब हमने बिंदु इसे A दे दिया, इसे B दे दिया, इसे C दे दिया और इसे E दे दिया, इसे D दे दिया, इस प्रकार से हमने यानी जो है किया। अब इसके बाद हमें समझना है स्नेल का नियम, क्योंकि हम जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम क्या होता है बेटा, तो स्नेल का नियम होता है n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब आई व आर के मान हमें निकालने हैं, ठीक है। तो हम जो है समझते हैं थोड़ा, तो भैया हम देखते हैं हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिभुज, तो क्यू डी आर, भैया ध्यान देना, ये क्यू डी आर ये वाला त्रिभुज, क्या ये वाला त्रिभुज क्यू डी आर, बहुत ध्यान से समझना नहीं तो आएगा भी नहीं, ठीक है। यदि थक गए हो तो वीडियो बंद कर देना, फिर बाद में देख लेना। क्यू डी आर, क्यू डी आर, ठीक है। तो क्यू डी आर हम लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज क्यू डी आर से,
ध्यान देना बेटा, तो हमने बताया था कि क्या बताया था, दो अंतःकोणों का एक बाह्य कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक बाह्य कोण क्या है, डेल्टा है, ये डेल्टा। ठीक है, बाह्य कोण ये है और अंतःकोण एक ये बन रहा है बेटा, एक इस त्रिभुज में एक ये अंतःकोण बन रहा है और एक ये बन रहा है, अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखते हैं भैया, कोण डी क्यू, ठीक है, डी क्यू आर, क्या हो जाएगा, कोण डी क्यू आर प्लस एक और कोण बन रहा है डी आर क्यू, डी आर क्यू, डी आर क्यू, डी आर क्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान देना बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू आर, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, डी क्यू और ये आर, ध्यान देना, ये डी क्यू आर है, ये वाला कोण, ये भैया हमें पता है कि ये पूरा जो होगा, अर्थात ये पूरा जो होगा, ये पूरा इस कोण के बराबर होगा, किस, यानी ये पूरा आई कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण में क्या होता है, समानांतर होते हैं दोनों कोण, तो भैया ये आई के बराबर है। यदि यार हमें भी बाबू इतना निकालना है, इतना कोण निकालना है, तो इतना कोण निकालने के लिए यदि यार हमारा ये पूरा आई है और ये इतना आर है, तो यदि यार आई में से, इस पूरे में से, आई में से यदि यार हम इतना आर घटा दें, नीचे वाला इतना, तो क्या हमारा यहाँ पर जो है इतना कोण नहीं निकल आएगा, अर्थात हमने यहाँ पर क्यू वाला कोण लिया है, क्या हो, क्यू वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यार हम पूरे आई में से यदि यार आर घटा दे तो ये हमारा कोण निकल आया, प्लस ध्यान देना ये वाला, अब हमें ये वाला कोण देखना है, ये वाला, यानी यहाँ पर ये जो कोण बना है, तो भैया सेम वही प्रक्रिया, ये पूरा कोण क्या होगा, किसके बराबर होगा, आई डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आई डैश के, सेम वही करना है, ये पूरा आई होगा, तो यदि यार ये पूरा आई डैश होगा तो इतना ये आर डैश है, यदि यार इतना हमें निकालना है, इतना कितना, इतना निकालना है, तो हम क्या करें, आई डैश में आर डैश घटा दे, कितना, आई डैश में आर डैश घटा दे, तो ये हमारा निकल आया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर आई को एक साथ रख लेते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, आई और ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो आई डैश भी प्लस में रहेगा, ये देखो माइनस का आर है और ये भी माइनस का आर डैश है, ध्यान देना बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ आई प्लस आई डैश, एक कोष्टक में यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, आर माइनस आर प्लस आर डैश, ये हो गया, इसको डाल देते हैं समीकरण 1। यहां तक समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखो चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज कौन सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज ए क्यू ई आर, क्या भाई, चतुर्भुज ए क्यू ई आर से, ध्यान देना, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा बाबू, तो चारों अंतःकोणों का योग हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री, तो ध्यान देते हैं बेटा, एंगल ए प्लस ये एंगल क्यू, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये समकोण होगा, क्या होगा, ये समकोण होगा। अब हमें पता है, हम लिख देंगे बाद में, तो यहाँ क्यू, एंगल क्यू प्लस एंगल ई प्लस एंगल, ठीक है, एंगल क्या है भैया, एंगल आर है, प्लस एंगल आर, ये भी भैया क्या है, समकोण है, ये पूरा क्या है, समकोण है, तो ये भी समकोण है, बराबर 360 डिग्री, बताया था कि नहीं बताया था अभी। अब देखो ध्यान देना, एंगल ए वैसे लिख देते हैं, प्लस एंगल क्यू ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस एंगल ई वैसे लिख देते हैं, एंगल आर अभी बताया था समकोण है, क्या है, समकोण, तो 90 डिग्री बराबर 360। अब ध्यान देना बेटा,
ये 90 90 180 हो गया, 180 को उधर भेजो, घटाओ कितना आएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। घटाओ भैया, ए प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई, इसको डाल देना समीकरण सेकेंड, ठीक है, समीकरण सेकेंड। और अब देखो त्रिभुज लेते हैं क्यू ई आर, ध्यान देना ये वाला त्रिभुज क्यू ई आर, ये वाला त्रिभुज नीचे वाला। तो यहां पर लेते हैं त्रिभुज ई क्यू आर से, ठीक है, वीडियो चल रहा है बेटा, वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो ई क्यू आर से ध्यान देते हैं बेटा, तो ई क्यू आर से ध्यान देना, ई कहाँ है, ई क्यू आर से, तो हम भैया यहां पर ऐसे लिख देते हैं क्यू ई आर से, ठीक है, क्यू ई आर से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्यू ई आर से फिर से लिखते हैं त्रिभुज क्यू ई आर, क्यू ई आर से ध्यान देते हैं बेटा। इसमें हमें देखो भैया क्या दिख रहा है भैया, इसमें हम कुछ देख पा रहे हैं बेटा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर है, इसके, यानी तीनों का योग कितना होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं होता। तो ये कितना होगा आर, ये ई है और ये, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी आर प्लस आर डैश प्लस ई, क्या लिख सकते हैं, आर स्मॉल आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू 180 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये सभी ने पढ़ा होगा बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ा होगा सभी लोगों ने, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो समीकरण 1 व 2 से तुलना करा देते हैं, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो कर देते हैं भैया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ध्यान देना बेटा। तो राइट हैंड देखो दोनों के बराबर है, लेफ्ट हैंड बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ r प्लस आर डैश प्लस ई। ध्यान देना ये e जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा अर्थात कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर r प्लस आर डैश, कितना हो जाएगा r प्लस आर डैश। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहां तक सबको बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा, स्पष्ट हो गई सभी को, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब देखो यानी a का मान समीकरण जो है 1 में रख देते हैं। इसमें देखो भैया r प्लस आर डैश, इसके स्थान पर क्या रखना है, a रखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने, डेल्टा इज इक्वल टू, इसका मान हमें नहीं पता है तो इसका मान i प्लस आई डैश माइनस इसका मान कितना है, इसके स्थान पर a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a। अब देखो ध्यान देना बेटा, इसको ऐसा करते हैं समीकरण जो है 4 ले देते हैं, क्या दे देते हैं, समीकरण 4। अब देखो अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो आई डैश का मान होगा वो आई के बराबर होगा, और आर डैश का जो मान होगा वो आर के बराबर होगा, और डेल्टा जो होगा वो डेल्टा एम के बराबर होगा। तो रख लेते हैं भैया। तो सबसे पहले आई डैश का मान, यदि हमें आर डैश का जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो यहाँ पर रख देते हैं a बराबर आर, तो आर तो रखा है, आर डैश किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो आर रख देते हैं। जोड़ो भैया, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, हमने क्या बताया, i प्लस आई डैश, आई डैश जो होगा वो i के बराबर होगा। यहाँ पर समीकरण 4 से, तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा जो होगा डेल्टा m के बराबर होगा।
अब यहाँ पर आई जो होगा वो आई डैश के बराबर हो गया, आई डैश जो आई के बराबर होगा माइनस ए। ध्यान दो भैया ये कितना हो गया, तो सिग्मा एम इज इक्वल टू ये 2i माइनस ए। ध्यान देना बेटा, तो यहाँ पर जो है हम इसको इधर ले आते हैं, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा a इज इक्वल टू, इसको इधर लाओ भैया, सॉरी इसको यही रहने देते हैं, 2i पहले रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो डेल्टा एम प्लस ए। अब देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ध्यान से देना, तो यहाँ पर जो है i का मान निकालना है तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। अब देखो i व r के मान समीकरण जो है स्नेल के नियम में रखने पर, i व r के मान स्नेल के नियम में रखने पर, तो i का मान कितना निकाला है भैया, तो i का मान हमने ये निकाला है, r का मान क्या निकाला है, तो r का मान हमने जो है कहाँ निकाला भैया, a/2 रख देते हैं स्नेल के नियम पर रखने पर। i व r के मान यानी थे i व r के मान स्नेल के नियम पर रखने पर, स्नेल के नियम में रखने तो रख देते हैं बेटा। तो n इज इक्वल टू क्या है भैया, साइन i का मान ये निकाला है, तो साइन i का मान डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन r का मान कितना निकाला है, तो साइन r का मान a/2, कितना a/2। तो हमारा ये जो है व्यंजक सत्यापित हो गए बेटा, इतना कर लेना। आई होप समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।